rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter long, 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad, 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved paved with square tiles of the same size. Square tiles of the same size. Square tiles of the same size. First off, find the least possible number of such tiles. Find the least possible number of such tiles. जी, क्वेश्चन देखकर क्या समझ में आ रहा है? एलसीएम निकालूं, एचसीएफ निकालूं? एलसीएम एचसीएफ पक्का? चलिए जी, कैसे एचसीएफ क्यों? सर क्योंकि मतलब ये लीस्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा, लीस्ट है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट है तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो सुनो, ठीक है। वैसे देखिए थोड़ा सा ना जो जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को भी समझो। A rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter long। तो एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, रेक्टेंगुलर बगीचा है, तो वो 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखा है, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड दे रखा है, ठीक है। तो ये उसकी लेंथ और ब्रेथ दी थी। अब क्या बोल रहे हैं वो, इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। मतलब जो टाइल्स उस पर बिछाई जानी है वो सेम साइज की होनी चाहिए, ठीक। ये नहीं कि एक टाइल तो आप बड़ी लगा रहे हो, एक टाइल छोटी लगा रहे हो, तो सेम साइज की टाइल्स होनी चाहिए। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। तो मेरे को ऐसी टाइल्स का लीस्ट पॉसिबल नंबर बताना है। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जो लेंथ है टाइल की, लेंथ जो है, लेंथ तो जो आपको कोर्टयार्ड दे रखा है, कोर्टयार्ड की लेंथ को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन ब्रेथ को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है वो समझ लीजिए बस, ठीक है। समझ तो सही गए सभी बच्चे के एचसीएफ निकालना है, लेकिन सिर्फ एचसीएफ पर नहीं रुकना है, एक काम और करना है। ये रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है। अब रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड की जो लेंथ है ना, लेंथ दे रखी है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग। 18 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? एक मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर होगा 1 मीटर में, तो 18 मीटर में 1800 हो गए। और 72 सेंटीमीटर दे रखा है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 1872 सेंटीमीटर, सही है। और जो ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी दे रखी है? 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 13 मीटर मतलब 1300 प्लस 20, तो 1320 सेंटीमीटर। अब हमको जो स्क्वायर टाइल्स लगानी है इसमें, तो स्क्वायर टाइल्स मानो मैंने 1 लगाई, 2 3 4 5, अब ये लेंथ को तो सेटिस्फाई करता जा रहा है, मतलब इसको ब्रेथ को, जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई को तो सेटिस्फाई कर रहा है, जो ब्रेथ वाली जगह है उसको तो पूरा फुलफिल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आते आते क्या हो गया, ये टाइल जो है ना आधी काटनी पड़ेगी, ठीक है। तो टाइल को होता है ना काटने वाला, फिर टाइल को काटो और फिर लगाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जो नंबर ऑफ टाइल्स हैं वो बिल्कुल इक्वल रखनी है, तो अब मतलब काटनी ना पड़े। तो हम ये कहेंगे कि ठीक है भाई, तो आप एक काम करो,
यही जो टाइल्स हैं इनको जरा जरा सा बढ़ा दो, 1-1 सेंटीमीटर बढ़ा दो, ये टाइल थोड़ी सी बढ़ेगी, ये थोड़ी सी बढ़ेगी, ये थोड़ी सी, ये थोड़ी सी बढ़कर जरा जरा सी ये पूरा गैप फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लेंथ पूरी तरह से सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर ऐसे ही ब्रेथ लगेगी, ब्रेथ वाइज लगेगी तो ब्रेथ भी पूरी तरह से सेटिस्फाई होनी चाहिए। जितनी लेंथ होनी चाहिए उतनी ही ब्रेथ होनी चाहिए, तभी तो स्क्वायर टाइल कहलाएगी, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ जिनकी इक्वल हो। तो हम ये कहेंगे, अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मुझे एक टाइल का डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन और स्क्वायर टाइल है तो स्क्वायर का डायमेंशन तो एक ही होता है बस साइड। ठीक, वो इसको भी प्रॉपरली डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, तो एक ऐसा नंबर जो इस नंबर को भी और इस नंबर को भी डिवाइड कर दे वो इनसे छोटा ही होगा। ठीक है, वो इनसे छोटा ही होगा, और छोटा नंबर अगर है जो डिवाइड कर दे उसी को तो HCF बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे क्लियरली साइड ऑफ द, गौरी ये चीज समझ में आ गई जो मैं बता रहा हूँ? ठीक है, क्लियरली साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल मस्ट बी HCF of length and breadth of courtyard। कोर्टयार्ड के लेंथ और ब्रेथ का दोनों का HCF होना चाहिए। तो चलिए जी HCF निकालते हैं। 1872 एक तरफ, 1320 एक तरफ, तो 1872 को 2 से करिए डिवाइड, सबसे छोटे प्राइम नंबर से ही करेंगे। देखिए 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से हो रहा है। देखते ही एकदम मन में लालच आएगा कि अरे 3 से कर दो, 3 से तो हो रहा है डिवाइड, लेकिन करना 2 से ही है। जब तक 2 से डिवाइड होना बंद ना हो जाए तब तक 2 से करना है, फिर उसके बाद अगले प्राइम नंबर पर स्विच करेंगे। तो 2 4 8, 9 - 8 is 1, 2 6 12, 13 - 12 is 1, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 से 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14। ठीक है, 117। भाई अब नहीं होगा 2 से डिवाइड, अब नहीं होगा तो अब किससे होगा? 3 से जरा देख लो, 3 से हो रहा है तो 3 से करते हैं। 3 3 9, 11 - 9 is 2, 2 7 27, 3 9 27, फिर 3 से होगा। तो 3 हाँ 3 13 था 39, अब 13 तो प्राइम नंबर आ गया, 13 से ही होगा, तो 13 बन जा। इसी तरह से 1320 इसको 2 से करेंगे, 2 6 12, 13 - 12 is 1, 1 2 12 हो गया, 2 6 12, 2 0 0। ठीक है, 2 3 6, 2 3 6, 2 0 0, फिर 2 how much that 2 1 2, 3 - 2 is 1, 13 आ गया, 2 6 12, 165 165, 3 से डिवाइड हो जाएगा 39, नहीं 165 3 4 12, 3 4 3 5 15, 55 हो गया। अब 5 से होगा, 5 11 होगा। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को हम लिखेंगे तो 1872 इज इक्वल टू 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, और लास्ट में 13 है तो 13 की पावर 1। फिर है 1320, 1320, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, और फिर 5 तो है नहीं, पहले देखेंगे 13 इसमें नहीं है तो लिख दो 13 की पावर 0। फिर क्या है, एक बार 5 है, एक बार 11 है, तो 5 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। अब ऊपर वाले में 5 नहीं है तो लिख दो जबरदस्ती 5 की पावर 0 इंटू 11 की पावर 0। तो HCF में क्या लिया जाता है? सिर्फ छोटी छोटी पावर्स। तो इन दोनों में छोटा क्या? 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 में 2 की पावर 3, इन दोनों में 3 की पावर 1, इन दोनों में 13 की पावर 0, इन दोनों में 5 की पावर 0, 11 की पावर 0, 11 की पावर 1, 11 की पावर 0, 1 2 3, ये तीनों तो 1 1 हो गए, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। 2 की पावर 3 इज 8, these are 24, तो 24 सेंटीमीटर ये आ गया।
यहाँ लिखेंगे 24 सेंटीमीटर मस्ट बी द साइड ऑफ वन स्क्वायर टाइल। ठीक है जी, तो यहाँ तक मेरे पास क्या हो गया, यहाँ तक मेरे पास HCF निकल गया। ठीक, उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। तो मेरे को ऐसी टाइल्स का लीस्ट पॉसिबल नंबर बताना है। वो कैसे निकलेगा, एक टाइल का एरिया निकालो, ठीक है, पूरे कोर्टयार्ड का एरिया निकालो, डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कितनी टाइल्स हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड L into B, तो 1872 मल्टीप्लाइड बाई 1320। ठीक है, मैं भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम ये कहेंगे एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, यानी कि 24 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे पास पूरे कोर्टयार्ड का एरिया आ गया। कोर्टयार्ड का एरिया इतना बड़ा एरिया, कोर्टयार्ड का एक स्क्वायर टाइल का एरिया इतना सा एरिया, तो बड़े एरिया को छोटे एरिया से डिवाइड करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोर्टयार्ड अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ कोर्टयार्ड अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। और ये कैसे होगा जी, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड 1872 मल्टीप्लाइड बाई 1320, एरिया ऑफ वन टाइल 24 इंटू 24। तो ठीक है, 24 से, क्योंकि HCF है 24 से डिवाइड तो हो ही जाएगा। ठीक, तो 24 से होगा तो भाई 12 से भी हो जाएगा। 12 से डिवाइड करके 12 2 जा 24 और 12 1 जा 12, 18 माइनस 12 इज 6, 6 7 67, 12 5 जा 60, 67 माइनस 60 इज 7, 7 2 72, 12 6 जा 72। अब 2 से कर दीजिए डिवाइड, 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 इज 178 हो गया। फिर 12 2 जा 24, फिर 12 1 जा 12, 30 माइनस 12 इज 1, 12 1 जा 12 और फिर लास्ट में 0 पर 2, 55 जा। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई, 78 इंटू 55। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 78 55, 5 8 जा 44 कैरी, 5 7 जा 35 और 4 39 क्रॉस 0 9 और 3, 0 9 3 प्लस 9 12, 1 कैरी 1 प्लस 3 4, 4 2 9 0, 4 2 9 0। बस इतनी ही टाइल्स चाहिए। ठीक है, आंसर देख लीजिए, यही है। हाँ, ये देख 4 2 9 0 टाइल्स, इतनी टाइल्स होंगी। बताइए जी सभी को क्लियर। ठीक है, चलिए जी। और इसके बाद एक मैंने वो क्वेश्चन देखा था कि जिसमें ना रवीश और प्रिया वो चक्कर काट रहे होते हैं, एक ग्राउंड के चक्कर काट रहे होते हैं। तो उसमें हमको समझ में आ गया था कि व्हेन दे आर गोइंग टू मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो जब वो दोबारा मिलेंगे तो इसका मतलब 12 मिनट में तो रवीश कंप्लीट कर रहा था और 18 मिनट में प्रिया राउंड कंप्लीट कर रही थी। तो टाइम ज़्यादा ही लगने वाला है, दोनों को मिलने में वापस ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है, 12 से ज़्यादा और 18 से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब ज़्यादा लगेगा तो लीस्ट यानी कि वही लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जब वैल्यू कम निकालनी होती है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और था, in a school there are two sections, section A and section B of class 10th.
एग्जाम्पल नंबर 6 है RD का. In a school there are two sections. In a school there were two sections, section A and section B of class 10. Section A and section B of class 10, full stop. There are 30 students in section A. So there are 32 students. There are 32 students in section A and 36 students in section B. In section B, full stop. Determine the minimum number of books required for their class library. For their class library, so that they can be distributed equally among students of section A or section B. Among students of section A or section B. Full stop. ठीक है. अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है ना, स्कूल देयर आर टू सेक्शंस. तो एक स्कूल है, स्कूल में ना दो सेक्शंस हैं क्लास 10 के, सेक्शन ए और सेक्शन बी. ठीक. अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि सेक्शन ए में तो 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी जो है उसमें 36 स्टूडेंट्स हैं. तो कह रहे हैं डिटरमिन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी. सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट्स में जो बुक्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, 32 स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए में. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी बच्चे के पास ज़्यादा बुक जा रही है, किसी बच्चे के पास कम बुक जा रही है. तो बराबर बराबर बुक होनी चाहिए सभी के पास. ठीक है. अच्छा, और ऐसे ही अच्छा बराबर बुक्स कुछ इस तरह से कि जैसे 32 स्टूडेंट्स हैं. अब 32 का डबल क्या होता है, 64. तो मान लीजिए लाइब्रेरी में 64 बुक्स हैं, तो हर बच्चे को दो दो किताबें मिल गई, मतलब सारे 32 बच्चे सेटिस्फाई, कोई झगड़ा नहीं कुछ नहीं. जैसे ही जैसे 36 है तो 36 का 3 गुना करिए, ट्रिपल 108, तो हर बच्चे को 3 बुक्स मिल जाएगी, है ना. तो इक्वल बुक्स मिल गई. तो हमें ये देखना है डिटरमिन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी. उनकी क्लास लाइब्रेरी में मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स तो 32 और 36. तो नंबर ऑफ बुक्स. अब एक बात बताओ, 32 बच्चे हैं, ठीक है. तो ऐसा तो होगा नहीं कि 32 से कम रह जाए, 16 किताबें आधी आधी फाड़ के दे दें, भाई आधी आधी पकड़ लो, है ना. ऐसा तो नहीं होगा. तो 16 का मतलब क्या है, 32 से कम थोड़ी रह जाएगी किताबें. तो किताबें तो 32 से ज़्यादा ही होंगी, या 36. ये 32 और 36 समझते हो, है ना. ठीक है. 32 एंड 36. तो ये जो है ना, ये जो बुक्स हैं वो बुक्स तो इनसे ज़्यादा ही होंगी. जब बुक्स इनसे ज़्यादा ही होंगी तो क्या निकालना, LCM. भाई जब ज़्यादा वैल्यू, बड़ी वैल्यू निकालनी है तो LCM, छोटी वैल्यू निकालनी है तो LCM. ठीक है.
तो दोनों का एलसीएम निकाल लो। फिर इसमें ना नई वाली आरडी में एक क्वेश्चन हटा दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बताता हूँ मैं। मुझे मिला ना पुरानी वाली में, अगर मिल गया तो मैं भेजूँगा। मैं स्कूल जरा डिसेक्शन चाहिए तो LCM of 32 and 36, 216 का। अब इसको क्या लिखूँ मैं? 32 का तो मुझे पता ही है ना, 2 की पावर 5 होता है। 36 का देख लेते हैं, 2 18 का, 2 9 का, 2 3 का, 2 1 का। तो 32 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 और 36 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। यहाँ लिख दो 3 की पावर 0। तो एलसीएम में क्या लेते हैं? बड़ी बड़ी पावर लेते हैं। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 में बड़ा क्या? 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 2 की पावर 5 इज 32, 3 की पावर 2 इज 9। कितना हो गया? 9 2 18, 288। ठीक है, तो इतनी बुक्स चाहिए 288। ठीक है, यही है। अब सुनिएगा एक क्वेश्चन ना, एक तो वो जैसे रवीश और प्रिया वाला क्वेश्चन था कि उन्होंने ना गोल गोल चक्कर लगाने शुरू करे एक सर्कुलर ग्राउंड के। एक क्वेश्चन और आता है कि 2 या 3 पर्सन्स ने मॉर्निंग वॉक शुरू कर। तो मॉर्निंग वॉक भी तो वही है कि चक्कर काट रहे हैं, रनिंग करते हैं। रनिंग नहीं करते, पैदल चल रहे हो आप। ठीक, मैं क्वेश्चन ना पढ़कर सुना देता हूँ, आप अपने आप ही समझ जाएंगे। देखिए, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टेप ऑफ टुगेदर। ठीक है, तो मॉर्निंग वॉक पर 3 पर्सन्स ने, 3 लोग हैं, उन्होंने एक साथ चलना शुरू करा। एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। और उनके जो कदमों के बीच का जो गैप है, कोई तो छोटे छोटे कदम रखता है ना, कोई लंबे लंबे कदम रखता है। तो उनके कदमों के बीच का गैप ये है। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। मेरी बात समझ में आ गई? एक कदम का गैप दे रखा है कि हमने एक पैर रखा और दूसरा पैर रखा, तो उनके बीच का गैप दे रखा है। तो एक का है 40 सेंटीमीटर, तो अगर उसने 2 कदम चले तो वो कितना चलेगा? 80 सेंटीमीटर। 4 कदम चले तो 160 सेंटीमीटर। दूसरा बंदा जो है उसका कदमों का गैप है 42 सेंटीमीटर, उसकी हाइट थोड़ी और ज़्यादा होगी तो 42 सेंटीमीटर। और एक का 45 सेंटीमीटर, इसकी हाइट थोड़ी और ज़्यादा होगी। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है जो इन तीन, ये हर तीनों के तीनों ये कवर करें और सेम डिस्टेंस हो और कंप्लीट स्टेप्स हो। कंप्लीट स्टेप्स मतलब ये नहीं कि भाई चलो मैं ना आपकी बराबरी करने के लिए आधा ही कदम उठाता हूँ बस, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको पूरे पूरे कदम अपने कंप्लीट करने चाहिए। सीधी सी बात है, मतलब वैल्यू जो है वो ज़्यादा ही होने वाली है। भाई ऐसा थोड़ी है कोई आधा कदम चल कर रुक जाएगा या पौना कदम चल कर रुक जाएगा, आपको पूरा ही चलना है। तो क्या हो गया? 40, 42 और 45 का LCM निकाल दिया। ठीक है, अच्छा जी, एक क्वेश्चन ना मैं देख कर बताऊँगा। उस क्वेश्चन में क्या था कि एक शहर है ना, जैसे आप मान लीजिए रात में कहीं जाते हैं, ऐसे ही 11-12 बजे के करीब आप ना निकलते हैं घर से बाहर, तो रास्ते में कहीं पर ट्रैफिक सिग्नल पड़ता है। तो आप ये देखेंगे ट्रैफिक सिग्नल पर क्या होगा ना, लाइट ना बस ब्लिंक कर रही होगी। ठीक है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट। रात के टाइम देखा है कि जनता खड़ी हुई इंतज़ार कर रही है, अभी वो सामने का तीर हो जाएगा तो मैं सामने जाऊँगा। ठीक है, वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो रात के टाइम पर क्या है कि रेड लाइट जो है ब्लिंक करती रहती है, पुलिस भी नहीं होती रात के टाइम। मतलब सिर्फ ये है कि भाई आप खुद ही समझदार हो, खुद ही देख कर रोड क्रॉस कर लो, यार भिड़ जाओ कहीं, है ना। तो ये रहता है रात के टाइम पर। अब सुबह के टाइम पे भी यही रहता है, लगभग 6 या 7 बजे तक। ठीक है, उसके बाद जब स्कूल बसेस वगैरह सब ये चालू हो जाती है, स्कूल टाइमिंग्स जब होती है, तब क्या होता है कि एक जो कंट्रोल रूम होता है ट्रैफिक सिग्नल का, वहाँ पर क्या करा जाता है, वहाँ से सारी ट्रैफिक लाइट्स ना ऑन करी जाती हैं। ऐसा क्वेश्चन है इसमें, मैं इसलिए समझा रहा हूँ। तो वो सारी लाइट्स ऑन करी जाती हैं। तो जब सारी लाइट्स ऑन करी जाती हैं, तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ राजनगर एक्सटेंशन है, मान लीजिए 10 ट्रैफिक लाइट्स हैं, मान लीजिए 10 ट्रैफिक लाइट्स हैं और 10 की 10 एक साथ ऑन कर दी। ठीक है, एक ही साथ ऑन करेंगे, कॉमन स्विच है। ठीक, तो वहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ दिया थोड़ा बहुत, थोड़ा पढ़ा था। अच्छा, सीरीज और पैरेलल थोड़ी पढ़ा है मैंने अभी। आप
सर वो आ रहा है हाँ? जीवन में आ रहा है यूटी1 कब है? मई में या जुलाई में जुलाई। सर तो वैसे मेरा आ रहा है मई में ठीक है, आगे वही करेंगे। पहले लाइव प्रोसेस तो देख लें। सर वो पता नहीं किसी ने बताया था कि लाइव प्रोसेस पूरा आ रहा है अब। हाँ सर पहले तुम्हारे नहीं है? सर मेरे में रेस्पिरेशन तक आ सर एक डाउट आजकल यूट्यूब पर ना जैसे हम कोई वीडियो देखते हैं तो बीच में सिल्वर लाइन का ऐड आता है, रायन का भी ऐड आता है, देखा है? सर सिल्वर लाइन का देखा है। सर सिल्वर सिल्वर लाइन लाइन का देखा है सिल्वर लाइन का ऐसा ऐड आता है जैसे वो कौन सी फिल्म जैसे थी? बहुत आलिशान जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जो वो हाँ। स्कूल दिखाया, वो कॉलेज जो हाँ। दिखाया था ना, हाँ। बिल्कुल ऐसा। म्यूजिक भी ऐसा था, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कहीं फॉरेन में हो। तो मैं मन सोच सर रहा कहाँ था इंडस्ट्रियल एरिया में बना रखा है वो भी फ्लाईओवर के नीचे, हाँ बिल्कुल फ्लाईओवर फ्लाईओवर से दिखाई देता है सिल्वर लाइन। मैं सोच रहा था मैंने कि सिल्वर लाइन कोई दूसरा तो नहीं है, फिर मैंने देखा सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल लिखा। तो आप यूट्यूब पर अगर कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते देखते बीच में आ जाएगा वो हाँ। ad सिल्वर लाइन का। बच्चों के कार्टून शोज हैं उनके बीच में आ जाएगा। ये कहाँ पहुँचाएंगे रायन वाले तुम? इलेक्ट्रिसिटी भी पूरा, लाइफ प्रोसेस भी पूरा। चलो जी, प्रभु आपको भला करे। सर एक डाउट है अच्छा सुनो, तो फिर कहानी ये बता रहा था आपको। अरे वो केस स्टडी वाला क्वेश्चन तो सुनिए, जो पुरानी वाली है क्या? हाँ। इसमें दे रखा होगा क्वेश्चन। तो उसमें क्या होता है कि ट्रैफिक लाइट ऑन कर दी। अब ट्रैफिक लाइट ऑन कर दी तो फिर ऐसा थोड़ी है कि सारी एक साथ ग्रीन हो गई। शुरुआत में सारी एक साथ ग्रीन हो जाती है, सारी की सारी ग्रीन हो जाती है, मतलब कि चलो ठीक है, जनता जो ऑलरेडी चल रही है उनको कहा जाता है चलो, है ना। अब क्या है कि एक लाइट जो है वो 30 सेकंड के बाद बंद हो जाती है। 30 सेकंड के बाद रेड सिग्नल हो जाता है कि अब आप रुक जाओ। एक लाइट जो है उस पर ज़रा लोड ज़्यादा है, उस वाली रोड पर लोड ज़्यादा है, तो वो क्या होती है, वो 60 सेकंड्स के बाद बंद होती है। और एक लाइट जो वो बहुत भयंकर ट्रैफिक है उस पर, तो वो 120 सेकंड्स के बाद में बंद होती है। तो वो ये पूछते हैं कि 30 सेकंड के बाद बंद हो गई पहली वाली लाइट, लाल हो गई, लाल बत्ती हो गई, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, 60 सेकंड के बाद, अब वो 60 सेकंड के बाद दूसरी वाली लाल बत्ती हो गई। अब इसमें क्या है कि जो पहले वाली है, जब ये 2 बार रेड लाइट हो जाएगी तब एक जो सेकंड वाली बत्ती है वो एक बार ही रेड होगी, ठीक। तो वो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कब होगा कि तीनों की तीनों एक साथ ही ग्रीन सिग्नल हो जाए। तो LCM निकालिए। कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी आती है इसमें, लेकिन ना नतीजा वही निकल कर आता है कि आपको ये देखना है कि वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है छोटी आ रही है। अगर बड़ी आ रही है तो आप LCM निकालिए, छोटी वैल्यू आ रही है तो समझ जाइए डिवाइड करा जाएगा, ठीक है। छोटी वैल्यू है तो वो डिवाइड करेगा, फैक्टर होगा, यानी कि HCF, ठीक है। मैं ढूंढ कर भेज दूंगा। सर नई वाली में है। दे रखा है, कहाँ पर है? सर ये दे रखा है कि चेंज आफ्टर एवरी 48, 72 एंड 108 सेकंड्स। एक्सरसाइज कौन सी है? 1.2 1.2। CBSE 2023। क्वेश्चन नंबर क्या है? 16। 1.2 में मेरे में क्वेश्चन ही 15 है, मैं 16 कहाँ से बोलूँ? चलो फिर कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। अब आगे चलते हैं। हेडिंग डालिएगा। सर, एक doubt है। हाँ बताओ ना, किसके बारे में? 8 क्वेश्चन ये तो मैंने भी देखा था। ये लो देखना 1.2 में, आपकी बुक में 1.2 में क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है? Find the largest number which on dividing 125.9377। नहीं, देख रहे हैं ये कौन सा क्वेश्चन है? A merchant has 120 liters of oil of one kind। नहीं है, 1.2 बोल रहा हूँ। नहीं, चलो भाई सुन लो जरा, ऐसे ही सुन लो, समझ में आ जाएगा। A merchant has 120 liters of oil of one kind। एक मर्चेंट है, कोई बिजनेसमैन है, उसके पास क्या है कि 120 लीटर्स ऑफ ऑयल है, एक तरह का ऑयल है 120 लीटर्स का। 180 लीटर्स ऑफ अनदर काइंड एंड 240 लीटर्स ऑफ थर्ड काइंड। तो एक ऑयल है 120 लीटर्स है उसके पास,
ऑयल बी है 180 लीटर, ऑयल सी है 240 लीटर। ये समझ में आ गया? आगे सुनिए। He wants to sell the oil by filling the 3 kinds of oil in tins of equal capacity. वो क्या चाहता है कि he wants to sell the oil, ये तीनों तरीके के जो ऑयल हैं उनको ना बराबर बराबर कैपेसिटी की जो कैंस हैं उनके अंदर फिलअप करके और वो बेचना चाहता है, ठीक है। What should be the greatest capacity of such a tin? तो टिन की कैपेसिटी कितनी होगी? 120 लीटर ऑयल है, तो ऑयल तो बहुत सारा 120 लीटर, उसको छोटी छोटी कैंस में भरना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक कैन होगी 1 लीटर की, या मान लो 2 लीटर की, या मान लो 3 लीटर की हो गई। उसका मतलब क्या हुआ कि वो जो लीटर आने वाला है वो इन वैल्यूज से तो कम ही आएगा। HCF बस तीनों का HCF निकालो, तीनों का HCF निकाल कर आपको पता चल जाएगा कि एक जो कैन है उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और बस यही है इसमें। मैं कुछ क्वेश्चन इसमें से फ़ोटो भी भेज दूँगा, आपको ट्राई कर लेना। अगला टॉपिक उठाते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में काफ़ी। और ये जो है इसके जो स्टेप्स हैं ना, जैसा जैसा मैं करवाऊँ वैसे वैसे रट लेना मेरे साथ साथ, ठीक है। हर क्वेश्चन कोई भी एक जैसे एक करेंगे अभी, हर क्वेश्चन में वही सेम फंडा रटा रटाया यूज़ होता है। कौन सा? देखो एक्टिव हो गया, रट के बैठा हुआ, ठीक है। चलिए जी, हेडिंग डालिएगा प्रूविंग इरैशनैलिटी ऑफ नंबर्स। हाँ वही, मुझे ये नहीं समझ में आता रख क्यों रखा है सिलेबस में। सिलेबस चेंज नहीं कर रहे इस बार बात हो रही है इसकी, सिलेबस चेंज हो गया। मैं ये चाह रहा था कि कुछ ना ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए अब जैसे ये रियल नंबर है, ये किसी काम का नहीं है ना, तो LCM HCF सब बच्चे जानते हैं, तो उसको थोड़ा श्रिंक कर दो आप, 1 या 2 एक्सरसाइज में ख़त्म करो उस चैप्टर को, इतना बड़ा मत रखो उस चैप्टर को। NCERT में तो है लेकिन पेपर में ज़्यादा पूछ लेते हैं ना, तो इसलिए NCERT में एक एक्सरसाइज रखेंगे तो RD वाले 2 रख देंगे, इसलिए एक ही एक्सरसाइज रखनी चाहिए थी उसमें। और कुछ नए टॉपिक्स आने चाहिए, AI वगैरह, उनमें भी तो मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। चलिए, प्रूविंग इरैशनैलिटी ऑफ irrationality of numbers। तो इसमें लिखें, सबसे पहला एग्जांपल है प्रूव दैट √2 is an irrational number. Prove that √2 is an irrational number. On the contrary लिखिएगा, on the contrary let us assume, क्या बता दो अब, नहीं वो मैं स्टार्ट कर दिया लेफ्ट से स्टार्ट कर। अभी वही करो। On the contrary, let us assume that √2 is a rational number which can be represented as √2 is equal to A upon B
ब्रैकेट में लिखिएगा वेयर A and B are co-prime. Where A and B are co-prime. ऑन द कॉन्ट्रारी का मतलब ये है कि उल्टा चलते हुए। इन्होंने तो ये कहा है ना कि आपको रूट टू को ये प्रूव करना है कि रूट टू एक इर्रेशनल नंबर है। हम उल्टा चलते हैं। ऑन द कॉन्ट्रारी लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रूट टू इज इक्वल टू a अपॉन b वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये है कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। हाँ, वन के अलावा। तो अब आप ये सोचिएगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऐसे नंबर लिखा हुआ है, हमारे पास मान लो नंबर लिखा है ऐसे 4/12, ये रैशनल नंबर है। तो इसको रैशनल नंबर तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक ये अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ना हो, ठीक है। अभी क्या है, अभी दोनों का एक कॉमन फैक्टर है 4। तो क्या करते हैं, आपने नोटिस करा होगा कहीं भी रैशनल नंबर होता है तो आप उसको सिंप्लीफाई जरूर करते हैं। 4 × 4 3 आप 1/3 बना लेंगे तो अब आप ये कहेंगे कि 1 और 3 दोनों को-प्राइम है। ये 1 के अलावा किसी और नंबर के टेबल में नहीं आते, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते 1 के अलावा, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर बोली a अपॉन b। तो ये a अपॉन b को, a और b को हमने को-प्राइम बोल दिया। को-प्राइम का मतलब ये है कि ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, एक तो ये लाइन आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हाँ, क्या लिखा है? बोलो। अरे नहीं, इतना सब कुछ लिखने की क्या जरूरत है। हाँ, वो तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिख रहे हो आप, वो लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिख लिया बहुत। जितना बता रहा हूँ उतना लिखो बस। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये रूट टू का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ना मेरा ये टारगेट होना चाहिए कि मैं 2 को डिवाइड में ले जाऊँ, ठीक है। तो डिवाइड में कैसा आएगा, इस b स्क्वायर को इधर ले आओ और इस 2 को इधर ले आओ, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक बोलो, समझ गए, ठीक। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 1, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। मेरा टारगेट था कि मैं 2 को डिवाइड में ले जाऊँ, ले गए। तो अब हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट इज 2 डिवाइड्स a। अगर कोई नंबर किसी के परफेक्ट स्क्वायर को, किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो फिर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये बात समझ में आ गई? चेक करके देख लेना, अगर कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसको भी डिवाइड करेगा, ठीक। तो 2 डिवाइड्स a, इसको लिख देना ऐसे फर्स्ट। ये स्टेटमेंट नंबर 1 हो गई एक तरह से हमारे पास, इसको लिख देना ऐसे फर्स्ट। आगे चलेंगे, दैट इज 2 डिवाइड्स a। सिंस, अगली लाइन में लिखेंगे सिंस 2 डिवाइड्स a हेलो, हाँ जी, हाँ जी, ले आओ।
divides a, 2 divides a implies that a upon 2 is equal to c. यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए से, ऐसा हमने मान लिया, ऐसा हमने मान लिया है कि 2 a को डिवाइड कर रहा है। जब 2 a को डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड होने के बाद कुछ वैल्यू तो आएगी, है ना। एक बार उसको डिवाइड कर रहा है तो कुछ वैल्यू तो आएगी। तो हमने कहा कि अच्छा 2 a को डिवाइड कर रहा है तो वैल्यू आ गई c, ठीक है, c वैल्यू आ गई। अच्छा, अब जब c आ गई वैल्यू तो हम ये कहेंगे कि इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2c, और यहाँ लिखिएगा सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, substitute this value in equation number 1. Substitute this value in equation number 1. इस वैल्यू को हमें इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देना है। कर दिया, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2। सही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब हमारा ये टारगेट होता है कि भाई 2 जो है वो डिवाइड में चला जाए, तो इस 2 को इधर ले आओ, b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक। और यहाँ पर लिखिएगा इट इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, कि 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट इज 2 डिवाइड्स b, इसको बोल दीजिए स्टेटमेंट नंबर 2। ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 2। बताइए यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे कि from first and second we can say that 2 is a common factor of a and b. 2 is a common factor of a and b, that is a and b are not co-prime, ठीक है। कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 is a common factor of a and b, that is a and b are not co-prime, not co-prime. So our assumption was wrong and hence by the method of contradiction, root 2 is an irrational number. Root 2 is an irrational number, ठीक है। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? एंड अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। हमारी अजम्पशन शुरुआत में ही हमने ये कह दिया था कि हम ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब उल्टा चलते हुए हम ये मान लेते हैं कि रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, ये एक रैशनल नंबर है, a एंड b आर को प्राइम। तो a और b को प्राइम साबित ही नहीं हुए, क्योंकि a और b का तो कॉमन फैक्टर आ गया 2। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग थी। और इररेशनल नंबर की डेफिनेशन ही ये होती है कि एनी नंबर विच इज़ नॉट रैशनल इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। तो हमारी अजम्पशन ये थी कि ये रैशनल है, वो हमारी अजम्पशन ही गलत साबित हो गई, इसका मतलब गलत साबित हो गया। इसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ठीक है। हैंस बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब किसी चीज़ का रॉन्ग प्रूव हो जाना, ठीक है। हैंस बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। अब मेरी बात सुनिएगा, अब मैं ये क्यों कह रहा था कि इसमें रटा रटाया सेम ही स्टेप है, सेम 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 ये सब कुछ लिखते जाएंगे। मान लीजिए आपसे पूछते हैं प्रूव दैट रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ पर आपको 2 नजर आ रहा है वहाँ पर 3 लिख दीजिए बस। रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b हो जाएगा। इधर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 3,
ठीक है, अंतर केवल सिर्फ यहाँ पर होगा कि आप यहाँ पर लिखेंगे a/3 इज इक्वल टू सी, तो a इज इक्वल टू 3c हो जाएगा। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 4c स्क्वायर की जगह 9c स्क्वायर हो जाएगा, फिर वो 3 से कट कर वो 3c स्क्वायर बन जाएगा। तो सब कुछ बिल्कुल सेम ऐसे ही आता है। √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ पर √5 डाल दो। यही सब कुछ लिखना है। ये लाइन लास्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखना है एज इट इज, ठीक है ना, क्योंकि स्टेप मार्किंग रहती है सीरियस। इतना कर लीजिए बस। हाँ हाँ हाँ, मैं करवा दूँगा। अभी तो बिल्कुल बेसिक करवाया है। कहीं एडिशन वाले भी हैं, नहीं, नहीं, सर। ऊपर एडिशन है, नीचे कोई और नंबर है, मैं करवा दूँगा। हाँ, पहले रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर में। हाँ तो इंटू कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो इंटू करके न्यूमरेटर और मैं करवा दूँगा। बस एक ही क्लास और मेरे को लगेगी, ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी बेटा। थोड़ी की क्वेश्चन में डालते हो हाँ जी, Good evening, sir.